हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है वाई इंडियन स्ट्रगल इन कोरिया। जो लोग इंडिया से कोरिया जाते हैं तो वहाँ पे जाके उनको किस तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, किस तरीके के स्ट्रगल्स करने पड़ते हैं जो कि हमें इंडिया के अंदर नहीं करने पड़ते। तो आज हम कोरिया की थोड़ी सी शेयर करते हैं और चलते हैं कोरिया वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I'll talk about all the struggles I faced जब से मैं कोरिया में आई हूँ। या आप ये भी कह सकते हो कि वो जो अजीब चीजें मैंने फेस की हैं जो कि मुझे कोरिया आने के पहले नहीं पता थी। बिलिंग, हम जब भी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं एंड एक बिल आता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्प्लिट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर एक बिल आता है एंड जितने भी लोग होते हैं उन्होंने अगर एक इंसान ने 2 कॉफी ऑर्डर की है तो वो 2 ही कॉफी का बिल देगा, किसी और की कॉफी का बिल नहीं देगा, चाहे वो 10 वॉन ही क्यों ना हो। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग थोड़े से कंजूस हैं। कंजूस भी नहीं, मैं बोलूंगी बहुत प्रैक्टिकल है। ना वो किसी के लिए पैसे देते हैं ना वो किसी को पैसे लेने देते हैं। कैफे कल्चर एक चीज और बहुत डिफरेंट है। हमारे यहाँ जब भी स्कूल की छुट्टी होती है या फिर कॉलेज की छुट्टी होती है या फिर कोई 9 to 5 के बाद कहाँ जाएगा बताओ, घर जाएगा ना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सब लोग कैफे जाएंगे, रेस्टोरेंट्स जाएंगे, बारबेक्यू जाएंगे एंड यहाँ पे रोज मोस्टली लोग बाहर ही खाना खाते हैं। तो मतलब इट्स अ रेगुलर रूटीन कि रोज शाम को बाहर जाना ही है एंड कैफे में खाना खाना ही है। मेरे लिए शुरुआत में तो ठीक था, बट अगर मैं 3-4 दिन लगातार बाहर का खाना खा लूँ तो मेरी तबीयत तो खराब हो जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग में तो गई, बट उसके बाद आई प्रेफर ईटिंग फूड एट होम। तो ये चीज भी यहाँ पे है। प्लस एक चीज और है, अगर आप उनके साथ बाहर कैफे में नहीं जाओगे तो इट्स लाइक यू आर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। एंड इनके ग्रुप में यूजुअली क्या बातें होती हैं, दूसरों के बारे में। इन लोगों को अपने बॉस की लाइफ, अपने बॉस की वाइफ की लाइफ, उसकी वाइफ की लाइफ, अपने फ्रेंड के वाइफ के भतीजे की बहन की वाइफ, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इन शॉर्ट, इनको अपनी लाइफ के अलावा दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, सब लोग यहाँ पे गॉसिप क्वींस हैं। तो ये भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट है। ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। बट हाँ, कुछ के ड्रामाज में जरूर दिखाते हैं कि सब लोग ड्रिंक करते हुए गॉसिप करते हैं। नहीं, शायद वैसा ही कुछ है। कॉफी कल्चर यहाँ पे ना एक चीज और थोड़ी सी ज्यादा है, मैं बोलूंगी। मतलब आई लव कॉफी, लेकिन यहाँ पे जब मैं आई थी तो बहुत ज्यादा ठंड थी। -20 डिग्री टेम्परेचर था। उसमें भी आइस्ड कॉफी पीते हैं, आइस्ड अमेरिकानो सबका फेवरेट है यहाँ पे। 110% बता रही हूँ मैं, हर इंसान को सिर्फ एक ही कॉफी बहुत पसंद है, वो है आइस्ड अमेरिकानो। नो मैटर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही हो, बहुत तेज बारिश हो रही हो, ये कॉफी तो फेवरेट ही रहती है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे एक इंसान को एक दिन में 4 बार कॉफी पीनी होती है। मुझे कॉफी पसंद है, बट मेरा 1 से 2 बार मैक्सिमम होता है। यहाँ पे 4 बार तो रहता ही है। एंड ये लोग ऑफिस में जब भी ब्रेक लेते हैं एक कॉफी का मग लेने के लिए ये लोग 2 to 3 किलोमीटर वॉक करते हैं। मैं पूरे दिन में 2 से 3 किलोमीटर वॉक करती थी। यहाँ पे रोज रेगुलरली ही 10 किलोमीटर वॉक कर लेते हैं एंड इट्स कॉमन फॉर देम। इसीलिए यहाँ पे सब दुबले पतले हैं। मैं बता रही हूँ आपको, ये सीक्रेट है इनका। तो मैं रोज रोज तो वॉक करके नहीं जा सकती थी। 3-4 दिन गई, उसके बाद मैंने कहा मैं दिन में एक ही बार कॉफी पीऊँ। तो एक दिन में इतना वॉक तो अच्छी बात है, तो मैं उतना ही जाती हूँ और बाकी मैं मना कर देती हूँ। एंड ये चीज भी है कि यहाँ पे अगर किसी चीज के लिए बार बार मना कर दो, एंड मोस्टली अगर सीनियर हो और सीनियर को मना करो तो इट्स काइंड ऑफ रूड। तो ये भी एक दिक्कत थी कि मतलब ज्यादा मना करो एंड वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनके हिसाब से आई एम बीइंग रूड। तो मुझे बहुत ही प्यार से समझाना पड़ता है एंड 100 बार सॉरी बोलना पड़ता है, तब होता है। एंड सीनियर्स को सॉरी कैसे बोलना है, मियाने हो बोलना है, जोसंगे हो बोलना है, कि एग्जैक्टली क्या बोलना है, उसके लिए मेरी शॉर्ट देखो, ठीक है, बोथ हैंड। तो एक दिन मैं एक इयररिंग स्टोर गई थी। अब इयररिंग तो इतनी बड़ी सी होती है एंड मुझे उसे देना था बिलिंग के लिए, तो मैंने यूं करके दे दी, लीजिए। तो मैंने दे तो दी, बट वो बंदा मुझे ऐसे ही देख रहा था। ठीक, फिर उसने मुझे पैक करके दोबारा दी, दोनों हाथ से यूं झुक के। तो आई रियलाइज्ड, ओ शायद इसलिए देख रहा था। फिर मैंने उसको ऐसे खमसामिदा बोला, तब वो खुश हो गया। एंड उसके बाद मैं भूल गई थी, मुझे एक और इयररिंग चाहिए थी। तो मैं फिर से गई एंड फिर से गलती से ना, हैबिट में होता है, एक ही हाथ कर दिया। तो उसने हाथ ही नहीं आगे बढ़ाया और मेरे और उसके बीच में 10 मिनट का साइलेंस था। यूं
एंड उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने दोनों हाथ नहीं यूज किए। तो फिर मैंने उस ईयरिंग को यूं पकड़ के यूं किया, फिर मैंने बोला खमसामीना, तब वो खुश हुआ और उसके बाद उसने मेरी ईयरिंग का बिल दिया। तो एक ये चीज भी है कि यहाँ पे सब कुछ लोग दोनों हाथ से करना पसंद करते हैं। अब सीधी सी बात है, हमें कोई नमस्ते कर रहा है तो नमस्ते ऐसे की बजाय यूं करे नमस्ते, तो कैसा लगेगा? फनी लगेगा ना। शायद उनके लिए भी वो चीज वैसी थी। कोल्ड टेम्परेचर कोरिया में एक बात का और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे सर्दी के मौसम में आ रहे हो एंड आपको लगता है यहाँ पे टेम्परेचर -10 डिग्रीज तक होगा, क्योंकि इंटरनेट पे यही दिखाता है, तो की होगा -10 होगा बट -20 भी जाएगा एंड उस टाइम फील्स लाइक -26 डिग्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे बर्फ तो गिरती है बट बहुत तेज हवाएं होती है। तो नो मैटर आप जितना भी कपड़ा लाओ वो कम ही पड़ेगा। तो इस मामले में थोड़ा सा रिसर्च कर लेना कि कौन सी क्लोथिंग सबसे अच्छी है, कौन सी नहीं है। एंड अगर बहुत ज्यादा जाना है तो आई हेल्प यू, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी कौन से ब्रांड का कौन सा कपड़ा खरीदना है। तो फिर जब मैं यहाँ पे नई आई थी तो मुझे लगा था हाँ ठीक है -10 डिग्रीज ही होगा, क्या ही दिक्कत होगी। मफलर था, ग्लव्स थे, कोट था, हाई नेक था, लेगिंग्स थी मेरे पास, इनर थे, और क्या होता है सर्दियों के कपड़ों में बताना, इतना ही तो होता है। लेकिन वो भी कम पड़ गया था। मुझे पैर में अपने इनर के ऊपर, लेगिंग के ऊपर जीन्स पहननी पड़ती थी, 3 लेयर नीचे पैर में, मैं 6 to 7 लेयर्स ऊपर पहनती थी, 2 ग्लव्स पहनती थी, तब मुझे ठीक ठाक लगता था, बट स्टिल मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। एंड वहीं पे यहाँ पे जो कोरियन बंदी है वो मिनी स्कर्ट पहन के घूमती थी। मैं तो उनको सच में हैट्स ऑफ देती हूँ, मतलब कैसे मुझे नहीं पता, बट एक तो अच्छी तो लगती है, आई एग्री, बट यार इतना करेज नहीं है मेरे अंदर, मेरी टांगों में मुझे बहुत ठंड लगती है, बहुत ज्यादा। अब ये वाली बात तो सबको पता ही है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन की दिक्कत तो आई। जैसे जो हमारी एज की यूथ है उनको इंग्लिश आती है एंड आप अगर किसी भी प्रोनाउंसिएशन में कोरियन बोलोगे तो उनको समझ भी आ जाएगा। बट जैसे मैं किसी भी एजेड इंसान से बात करती थी एंड मैं अपनी टूटी फूटी कोरियन में भी बात करती थी, तो मेरे साथ क्या होता है कि मेरे में इंडियन एक्सेंट आ ही जाता है, तो उनको कोरियन ही नहीं समझ आती थी। जैसे कि मैंने पूछा उनसे मैकडॉनल्ड्स कहाँ है, तो मैकडॉनल्ड्स कोरिया में मैकडॉनल्ड होता है। अब मैं मैकडॉनल्ड्स कर रही हूँ, मैकडी बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, ना यहाँ मैकडॉनल्ड्स है या ना मैकडी है, यहाँ पे सिर्फ मैकडोनल्ड है। तो मैकडोनल्ड एंड मैकडोनल्ड और मैकडी में बहुत डिफरेंस है, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना एंड यहाँ आने के पहले थोड़ी बहुत कोरियन सीख लेना। एक दिक्कत मुझे अभी भी लगती है वो है फूड की। मतलब फूड एक ऐसी चीज है जो मुझे पहले नहीं लगता था कि ये इतना बड़ा इशू होगा, बिकॉज आई एम समवन जो के ड्रामा, कोरियन के पॉप कल्चर को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता है एंड मेरे हिसाब से कोरियन फूड इज हियर। बट यहाँ पे आने के बाद आई रियलाइज कि मेरे टेस्ट बड्स वैसे डेवलप नहीं हुए हैं। मतलब अच्छा है कोरियन फूड, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सब कुछ नहीं खा सकती। इंडिया में मैं नॉनवेज के नाम पे सिर्फ चिकन खाती थी एंड यहाँ पे सी फूड, रॉ फूड, बॉइल्ड फूड मैं नहीं खा सकती। मैं इवन हैम नहीं खा सकती हूँ रॉ, मुझे वो भी स्मोक्ड चाहिए। तो आप समझ सकते हो कि मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत ज्यादा नॉनवेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना। तो मैं मैकडॉनल्ड्स गई थी एंड आई थॉट वहाँ पे मैक आलू टिक्की तो होगा ही एंड आई आस्क्ड फॉर वेज बर्गर एंड उनके हिसाब से वेज मतलब होता है चिकन और सी फूड एंड नॉन वेज में बीफ एंड बाकी सारी चीजें आती हैं। तो आप समझ जाओ यहाँ पे वेज का क्या है। एंड मैं मोस्टली दाल चावल खाने वाली पर्सन हूँ, मोस्टली वेजिटेरियन फूड, सो फिर मेरे लिए इट वाज क्वाइट हार्ड यहाँ पे एडजस्ट करना। तो मैं आपको इस चीज पे एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 1-2 महीने के लिए तो आप कप नूडल्स के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो, लेकिन अगर आप यहाँ ज्यादा टाइम के लिए आ रहे हो एंड आप स्टे करने आ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने लोकल मसाला जो नहीं होते हैं करी वगैरह बनाने के लिए या फिर चटनी बनाने के लिए, जो टेस्ट शायद आपको उस टाइम उतना अच्छा ना लगे बट उससे दूर रह के आपको घर की एक याद आ जाए, तो वो वाले मसाले एक बार ले आना जिससे कि थोड़ा सा घर की याद कम आएगी। तो ये एक रिकमेंडेशन है मेरी आपके लिए। ट्रैफिक, सो जब मैं नई कोरिया आई थी सो आई वॉजंट अवेयर कि यहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या है। हमें बस इतना ही पता है कि जब रेड लाइट हो तो स्टॉप, ग्रीन लाइट हो तो चल दो, उससे ज्यादा क्या ही। बट एक चीज है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा नई थी, वो थी यहाँ की कार स्पीड। जब भी मैं बस में ट्रैवल करती थी और बाय चांस अगर मैं खड़ी हुई हूँ, वो जो डंडा पकड़ के नहीं बस में खड़े रहते हैं उस टाइप से, एंड अगर बस वाले ने ब्रेक मार दिया तो मैं 1 मीटर आगे ही मिलती थी।
फिर मेरे आगे जितने लोग हो उनकी तो चटनी ही बननी है, दैट्स इट। यार मैं क्या करूँ, कोई एकदम से ब्रेक कैसे मार देता है भाई? मतलब वहाँ पे रेड बटन होता है और किसी ने भी वो रेड बटन दबाया, बस वाला एकदम से ब्रेक मार देगा, बिल्कुल ऐसे क्यों पता नहीं। बट इसकी वजह से कई बार मुझे हाथ में भी चोट लग गई, बैक पे भी चोट लग गई, तो फिर मैंने बस से जाना ही छोड़ दिया, फिर मैं मेट्रो से ही जाती हूँ। इस चीज का भी ध्यान देना कि अगर आप बस वगैरह ज्यादा यूज कर रहे हो या फिर किसी भी कैब में बैठोगे तो लोग बहुत तेज, एकदम से स्पीड तेज हो जाएगी सुपरसोनिक बूम जैसे, और एकदम से ही ब्रेक लगा देते हैं। तो ये भी कुछ था। तो इस मेट्रो वाली बात से मुझे ये याद आया, एक दिन आई वॉज ट्रेवलिंग इन मेट्रो एंड आई सैट ऑन दिस ओल्ड एज वाली सीट। कोरिया में जो मेट्रो होती है यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप की सीट होती है, और आई वुड से 4 टाइप की होती है। एक नॉर्मल लोगों के लिए, एक हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए एंड एक ओल्ड एज लोगों के लिए। तो मतलब कोई भी नहीं था मेट्रो में। रात के 12:30 या 11 बज रहे थे एंड इट वॉज लास्ट मेट्रो, कोई भी नहीं था। तो ओल्ड एज वाली सीट पे मैं बैठ गई क्योंकि वो खाली थी। बट तभी मुझे एक आंटी जी ने बोला कि दिस इज नॉट राइट, ये नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने यही जाके अपनी फ्रेंड को बताया, तो उसने बोला कि अगर कोई नहीं भी है तो प्रेफर सिटिंग ऑन योर ओन सीट, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल होता है कई लोगों के लिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगी, और क्या ही कह सकते हैं। तो आप इस चीज का भी ध्यान देना। प्लस मेट्रो में एक चीज और ध्यान देने वाली है, मैं जब भी मेट्रो में आती हूँ तो इट टेक्स 1 or 1.5 hours टू रीच माई प्लेस, ठीक है। तो घर पे जो भी बात करनी होती है मैं सोचती हूँ मेट्रो में ही कर लो। तो स्टार्टिंग में मुझे ये बात नहीं पता थी, तो मैं घर पे मम्मी को वीडियो कॉल करती थी एंड मस्त होके बात करती थी, हाँ मम्मी बताओ क्या चल रहा है, हम यहाँ पे यही करेंगे ना, तो मैं वहाँ पे भी यही कर रही हूँ। देन आई रियलाइज्ड मेरे अलावा पूरी मेट्रो में कोई कुछ बोलता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। पिन ड्रॉप साइलेंस, सब लोग ईयरफोन्स लगा के खुद ही फोन में घुसे रहते हैं, दैट्स इट। एंड कोई बगल वाले से भी बात करनी होता है तो ऐसे बात करते हैं, समझ आया, ऐसे ही। यार मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि यहाँ पे लोग कम बात करते हैं या बात ही नहीं करते हैं। तो उनके लिए दिस इज ऑल्सो अ वे टू शो रिस्पेक्ट टू अदर्स, कि हम किसी की स्पेस की रिस्पेक्ट करें एंड पब्लिक प्लेसेस पे ज्यादा बात ना करें। तो आप जब भी मेट्रो में जाओगे एंड लोग शांत होंगे या फिर बस में लोग शांत होंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं करता है, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको किसी और के लिए डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना है। तो ये भी एक नई चीज थी जो मैंने यहाँ आके रियलाइज। डस्टबिन, तो मेरा कोरिया में पहला दिन था और मैंने एक सीवीएस स्टोर से जाके एक आइसक्रीम ली। अब आइसक्रीम में तो रैपर होता ही है ना, तो आइसक्रीम तो खा ली मैंने। फिर मैं उसका रैपर फेंकने के लिए इधर से उधर घूम रही थी एंड डस्टबिन ढूंढ रही थी कि ग्रीन या ब्लू या किसी भी कलर का डस्टबिन तो मिलेगा ही, क्योंकि मैं पढ़ के गई थी कि उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज के डस्टबिन होते हैं, राइट। बट मुझे यार डस्टबिन मिला ही नहीं, कहीं भी नहीं मिला। फिर मैं दोबारा उसी वापस स्टोर में गई एंड मैंने उसी स्टोर के डस्टबिन में जाके डाला अंदर। मतलब जो मेरी फ्रेंड थी, मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, डस्टबिन क्यों नहीं है। तो उसने बताया कि डस्टबिन मोस्टली घर पे ही होते हैं एंड जो भी सामान होता है हम लोग एक बैग में भर लेते हैं एंड वो बैग घर ले जाके फिर फेंक देते हैं। तो ये भी एक चीज है जो मुझे यहाँ आके पता चली कि पहले डस्टबिन थे बट उन डस्टबिन के आसपास ही बहुत ज्यादा कचरा हो जाता था, जैसे हमारे यहाँ होता है। तो उन्होंने डस्टबिन ही हटा दिए एंड अब लोग कचरा मोस्टली घर ले जाते हैं या फिर ऐसे कोई स्टोर्स में या फिर वो जो होते नहीं है जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनके पास जाके फेंक देते हैं। तो ये भी एक चीज, अगर आपको डस्टबिन ना मिले तो घबराना मत, चुपचाप कचरा लेके घर चले जाना, फिर वहां से फेंक देना, ठीक है। अल्कोहल स्ट्रगल्स। सो वन डे मैं मेट्रो में जा रही थी। मेरी मेट्रो की कहानियां इसलिए इतनी बहुत है क्योंकि मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती हूँ। तो मैं मेट्रो में जा रही थी एंड यहाँ पे एक बंदी थी जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मैं भी बात करूंगी, नई फ्रेंड बनाऊंगी। तो वो कुछ कह रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मुझे एकदम से लगा कि मुझे जितनी कोरियन आती है ना मैं शायद वो भी भूल गई हूँ। लेकिन देन आई रियलाइज्ड कि वो ड्रंक थी। तो यहाँ पे ड्रिंक करना पब्लिक प्लेसेस में एंड ड्रिंक करके घूमना इज वेरी कॉमन। एंड यहाँ के जो जनरल स्टोर होते हैं, कोरिया के जनरल स्टोर इज मोस्टली सीवीएस स्टोर। तो यहाँ के हर सीवीएस स्टोर में आपको सोजू, बियर मतलब बेकजू, ये सब चीजें मिल जाती हैं। आपको बस 18+ होना चाहिए एंड फिर आप ड्रिंक करो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। बट ड्रिंक करना बहुत गंदी चीज है, मत करना। यहाँ का कल्चर ऐसा है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे मोस्टली हर जनरल स्टोर में अल्कोहल मिल ही जाता है एंड यहाँ पे स्ट्रीट पे अल्कोहल मिलना एंड पीना इज लीगल। तो लोग स्ट्रीट्स पे आपको ऐसे ही खौनबे करते हुए मिल जाएंगे। तो ये चीज भी है जो हमारे यहाँ देखा
जाए तो इलीगल है बाहर कहीं भी पीना। हमारे यहाँ या तो रेस्टोरेंट्स या तो घर पे अल्कोहल लोग पीते हैं। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस था जो यहाँ आके मैंने देखा और मुझे पता चला। तो ये भी एक चीज है, नई चीज जो मैंने एक्सपीरियंस की यहाँ आके। डिटर्जेंट, मतलब अभी तो सर्दियाँ थी, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो अब बहुत रेगुलरली कपड़े धोने पड़ते हैं। तो अब कपड़े में निशान तो पड़ेगा ही, अब मैं खाना खाऊंगी तो हमारे यहाँ कपड़े धोने के लिए क्या क्या होता था, आला, ब्लीच, वैनिश, वॉशिंग पाउडर, रिन, साबुन, कितनी सारी चीजें होती थी। बट यहाँ पे जब मैं डिटर्जेंट लेने गई ना, तो यहाँ सिर्फ एक चीज मिलती है, वॉशिंग मशीन का लिक्विड, दैट्स इट। एंड उससे छूटता है लेकिन वो दाग नहीं छूटता है। मैंने डिटर्जेंट को कपड़े के ऊपर डाल के बहुत देर तक छोड़ा भी, वो तब भी दाग नहीं छूटता है। तो ये चीज भी है कि यहाँ के डिटर्जेंट वगैरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, या तो मुझे ठीक से आता नहीं। तो मैं जब लास्ट टाइम गई थी तो मैं वहां से रिन साबुन उठा लाई थी, जिससे कि मैं कॉलर वगैरह पे वाइट करने के लिए लगा। तो एक ये चीज भी है कि अगर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट पता हो तो देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता हो तो अपना वाला उठा लाना, सिंपल। रेड इंक, तो मेरी ना एक आदत है कि मैं बहुत सारे कलर के पेन अपने साथ बैग में लेके चलती हूँ। तो मुझे ये एक फॉर्म भरना था, तो ठीक है, तो मैंने एक रैंडम पेन निकाला और ऐसे मोस्टली मेरे पेन ऐसे होते हैं, आप देख रहे हो कितने सारे कलर, एंड बाय चांस गलती से वो ये वाला पेन निकल गया था, एंड दिस इज रेड इंक। तो मैंने फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म भर तो दिया एंड उनको मैंने दिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मुझे दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा बिकॉज रेड इंक इज नॉट एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ भी रेड इंक एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर्स का सिग्नेचर मोस्टली रेड इंक से होता है इन स्कूल, राइट। बट यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल सुपरस्टिशन वाला है कि मतलब रेड इंक से लिखो तो इट्स कंसिडर्ड अ बैड लक। तो ये मुझे नहीं पता था। तो एंड इट्स टेकन वेरी सीरियसली कि मतलब किसी भी आप ऑफिशियल फॉर्म पे भी कर रहे हो, या फिर किसी कॉलेज के फॉर्म पे, यूनिवर्सिटी के फॉर्म पे, या फिर ऑफिस डॉक्यूमेंट पे, तो रेड इंक से नाम वगैरह लिखना इज नॉट कंसिडर्ड राइट। तो इस चीज को भी ध्यान देना कि मतलब ठीक है, कोई आपको बहुत नहीं नहीं मत करो नहीं बोलेगा, बट यस मतलब एक सर्टेन एज के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बस यही है, मुझे एक फॉर्म दोबारा भरना पड़ा था जस्ट कॉज ऑफ रेड इंक। तो एक ये भी एक छोटा सा स्ट्रगल था मेरा। तो यहाँ पे होती है ये वाली वीडियो ख़त्म। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाई थी। देखो, कल्चर इट्स गुड, ठीक है, कल्चर में कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उसको जब एक्सप्रेस हम करते हैं ना, या फिर हम यूज़ में जब लाते हैं, तो उसके ना कुछ मतलब ऐसे होता है कि उसके कुछ मायने होते हैं। मे बी जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं जब शॉपिंग करने के लिए गई और मैंने कोई चीज़ उठाई वहाँ से और मैंने उसको दे दी, ठीक है, चलो एक बार उसने पकड़ ली और वो रैप करके उसको वापस दे दी। जब वो फिर भूल गई सेकंड बार, तो वो सिर्फ देखता रहा दुकान वाला आदमी। तो मे बी इससे क्या होता है ना कि ठीक है, आज हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि जब भी आप किसी को कोई भी चीज़ दे रहे हो तो आपको दोनों हाथ से देनी चाहिए। इट्स ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर कल्चर, योर थिंकिंग एंड रिस्पेक्ट, मोस्टली रिस्पेक्ट। बट क्या है ना कि अब सामने वाले बंदे को भी ये पता है कि दिस इज़ नॉट अ कोरियन, ये कोरिया से नहीं है, और इसको हमारे कल्चर के बारे में उतना शायद पता नहीं होगा। उसको तो नहीं ना पता कि इसको आए हुए 1 दिन हुआ है या 1 महीना हुआ है। जब आप किसी शॉप पे जाते हो और आप जब किसी विदेशी को देखते हो, हमारे इंडिया के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि अगर कोई विदेशी यहाँ पे आता है और उसको कोई चीज़ नहीं पता होती ना, तो हम सामने से उसको बता देते हैं कि आपको इस तरीके से ऐसा करना चाहिए। तो ये अच्छा लगता है, ये रिस्पेक्टफुल लगता है, या ये मतलब इस तरीके से होगा, तो हम उसको बताते हैं। कोरियंस का जो ये इनकी, मतलब मैं पूरे कोरिया का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से अब हमें बोलना पड़ेगा। तो मे बी कोरियंस की ऐसी सोच है कि अगर आप उनके देश के अंदर हो तो आपको सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए। अगर मान लो कि आपका इस तरीके का आपका कल्चर है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि किसी को भी जब आप चीज़ दो तो सर झुका के और दोनों हाथों से दो। ये हमारा भी कल्चर है, बट हम पता नहीं भूल भाल गए हैं, पता नहीं मानते नहीं है, क्या चक्कर है। ये हमारा भी कल्चर है, बट अगर उसको नहीं पता ना, तो आप उसको बोलो कि ये अच्छा नहीं लगता, ये रिस्पेक्टफुल नहीं लगता, आप इसको ऐसे दो। एक तो वो बंदा याद रखेगा, फिर जब वो सर्वाइव कर रहा है और दूसरी शॉप पर भी जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है, तो वो इसका इस्तेमाल करेगा। फिर जैसे इन्होंने बताया कि ट्रैफिक में क्या होता है कि बस और या गाड़ियों के लेकर है कि जैसे किसी ने बटन दबाया तो वो फट से रोक देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि पीछे किसी को मतलब उस बस के अंदर या उस गाड़ी के अंदर चोट लग सकती है,
पैसेंजर्स को। ये चीज़ वो लोग बिल्कुल नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं कि बटन दबा और हमने अपना काम करना है, इसने बटन दबाया बस हमने रोक दी, हमने अच्छा काम किया है। बट आपने अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं किया। आपकी वजह से पीछे कितने लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, कोई किसी पे गिरा होगा, किसी का मुंह कहीं जाके लगा होगा। तो मे भी ठीक है, आपको अपना काम अच्छे से करना जरूर चाहिए, अच्छे से आना भी चाहिए। आपने अपना काम किया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने उस काम को अच्छे तरीके से किया? बस ये आपने ऐसा सोच लिया कि यार बटन दबाया रोक दो, बस किसी को चोट लगे हमें कोई मतलब नहीं है। तो मे भी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन काम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसको तरीके से किया जाए तो फिर जैसे इन्होंने बोला फूड का, तो फूड का तो भाई जिनको कोरिया जाना है वो अपना सर्च कर लेंगे। हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो नॉन वेज और कुछ भी नहीं खाते, हम तो वेजिटेरियन हैं। तो भैया मैं तो इंडिया छोड़ो, मैं तो घर से भी बाहर नहीं निकल सकती। तो हमारा तो खाने पीने का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते किसी पर, कोई कुछ भी खाए, है ना, क्योंकि हम तो वेजिटेरियन हैं और कोई हमारे सामने खाता है तो हमें अच्छा भी नहीं लगता, तो हम तो जाते ही नहीं है कहीं पर, हमें जाने दिया ही नहीं जाता है। छोड़ो। दूसरी बात, लैंग्वेज को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब एक मुद्दा है कि आप जैसे कोई ट्रेन वगैरह के अंदर जो सीटें होती हैं वो प्रेग्नेंट के लेडी के लिए अलग हैं, ओल्ड एज लोगों के लिए अलग हैं, अपाहिज लोगों के लिए अलग है, और नॉर्मल लोगों के लिए अलग से सीट रिजर्व्ड है। बिल्कुल हमारे इंडिया के अंदर भी ऐसा होता है, पर हम मानते नहीं हैं, हम सुनते नहीं है किसी की, ठीक है। बट वहाँ पे है, बहुत अच्छा है, लोग उसको फॉलो करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इसके अंदर बोला जाता है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप बस वगैरह के अंदर बैठे हो या मेट्रो के अंदर बैठे हो, तो लोग एकदम साइलेंट होते हैं और उनका सोचना ये होता है कि हम किसी की प्राइवेसी को ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो हमारी वजह से, किसी की प्राइवेसी, मतलब और उस प्राइवेसी को वो रिस्पेक्ट का नाम देते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि आप जब चुपचाप बैठे हैं, किसी से भी बात नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में वियर्ड भी लगता है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता है। मतलब ठीक है, उनका कल्चर है, वो फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं भी रिस्पेक्ट करती हूँ कि किसी और की प्राइवेसी को हमें डिस्टर्ब करने का तो बिल्कुल भी हक नहीं है। लेकिन कोई विदेशी आता है, कोई अदर कंट्री से आपके देश के अंदर आता है, तो उसको काफ़ी चीज़ें वियर्ड लगती हैं। तो मे बी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत बोलना चाहिए, हंसना खुलना चाहिए। तो मुझे तो वो चीज़ ठीक है, ठीक अपनी जगह पे ठीक भी है, बट मुझे कोई ख़ास पसंद आई नहीं। बिल वगैरह देना, तो बिल आई रियली, मुझे जो बिलिंग का है, बिल देने वाला, वो मुझे अच्छा लगा। ऐसा भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप किसी एक पे या हाफ ऑफ करके बाहर डाल दो, आपने कुछ कम खाया हो, किसी ने ज़्यादा खाया हो। तो मे बी बिलिंग वाला मुझे बहुत पसंद आया। दूसरी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई वो ये थी कि अल्कोहल। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि दोनों हाथ से चीज़ देनी चाहिए, एक आप तरफ कह रहे हो कि सीट जो पहले से है कि यहाँ पे ये बैठेगा, यहाँ पे ये बैठेगा। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है, काफ़ी वेल एजुकेटेड और बहुत ही ऐसा लगता है कि रूल्स फॉलो करने वाले लोग हैं। वहीं पे ये जो अल्कोहल वाला, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। जिसने पी होगी, जिसने बहुत ज़्यादा पी होगी, अब उसके लिए क्या रूल है? वो किसी रूल को मानेगा क्या? हाँ ठीक है, उनके कल्चर में है वो, शायद में भी वो उस तरीके के लोग हो चुके होंगे जो पीने के बाद भी रूल्स मानते हैं, लेकिन असल में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पीने के बाद कोई रूल नहीं होता, सारे रूल तोड़ दिए जाते हैं। तो पीने वाला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप अपने घर पे बैठकर पियो, यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर ऐसा ही है कि आप ऐसे चलते फिरते दारू नहीं पी सकते। बट होता है हमारे मतलब नॉर्मली हो जाता है, बट यहाँ पे इलीगल है, लेकिन वहाँ पे लीगल है। तो मुझे नहीं लगता कि शराब को इस तरीके से सरेआम बेचा जाना चाहिए, या मतलब हर स्टोर पे, हर मतलब बाहर वो वेंडिंग मशीन्स होती हैं वहाँ पे। मुझे तो ये चीज़ पसंद नहीं आई। और भी काफ़ी चीज़ें थी, तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। तो सबसे अच्छी बात ये है कि खुश नसीब हैं वो लोग जो विदेशों के अंदर घूमने जाते हैं। हम जैसे लोग नहीं जा सकते क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं। वेजिटेरियन लोगों की बड़ी दिक्कत है, कहीं घूमने नहीं जा सकते।
तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। करें। अभी हम इस वीडियो को यहीं करते ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें दें इजाज़त। बाय।